हम लोग कल पढ़ रहे थे डी ब्लॉक के तत्व। आज 12 है, नहीं दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर 4 है ये। डी व एफ ब्लॉक के तत्व। कल हमने डी ब्लॉक के तत्व के बारे में कुछ समझाया था, बताया था कि ऐसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके लास्ट वाले कोष में क्या आ जाए, वाई उपकोष में डी आ जाए। इन लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करे तो हम उसे किस ब्लॉक का तत्व कहेंगे? डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। ये बात बताई समझाई गई थी, ठीक है ना। स्याही दीजिए सर जी, कल की स्याही आई थी ना। तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कह देंगे। कोई भी तत्व होगा डी ब्लॉक का, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वाई कोष में कितना आएगा? डी। तो डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या 40 है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था, उसका कितना होता है? एन एस पर 1 से 2 माइनस एन एस पर 1 से 2 एन माइनस 1 डी पर 1 से कितना होगा? 10। यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था डी ब्लॉक के तत्वों का। यहां से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा डी ब्लॉक से केवल। डी ब्लॉक अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो यह ब्लॉक कट टू कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा सारी चीजों को, और यह ब्लॉक से 3 नंबर का, 3 पूरे टोटल 6 नंबर आसानी से लाना, एकदम आसान इंस्टॉलेशन से है। तो हेडिंग लिखो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। हेडिंग है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण हो गया। अजय फटाफट बैठ के कापी निकाले, लिखना शुरू करो। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। चलो भैया समझते हैं क्या है कैसे है। देखो सबसे पहला नंबर की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर, जितने भी तत्व हैं डी ब्लॉक में उपस्थित, जितने भी तत्व हैं, आवर्त सारणी दो, आवर्त सारणी है कॉपी के पीछे, इसको रखो, जब निकल ही गिर जाएगा बार बार, ठीक है चलो। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं पीला वाला हिस्सा बीच में, यहां से यहां तक, ये सारे के सारे तत्व कैसे हैं? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में उपस्थित समस्त तत्व धातुएं हैं। डी ब्लॉक में उपस्थित समस्त तत्व क्या है? धातुएं हैं। देखो डी ब्लॉक पहला नंबर है गुण में, डी ब्लॉक में उपस्थित समस्त तत्व धातुएं हैं। डी ब्लॉक में उपस्थित समस्त तत्व धातुएं हैं, धातुएं हैं। और इनमें पाई जाने वाली चमक को, और इनमें पाई जाने वाली चमक को, और इनमें पाए जाने वाली चमक को धात्वीय चमक कहते हैं। और इनमें पाई जाने वाली, और इनमें पाए जाने वाली चमक को धात्वीय चमक कहते हैं। धात्वीय चमक कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी मेटल की जो चमक है वो कैसी चमक कहलाएगी? मेटालिक, धात्वी। दूसरा नंबर सुनो भैया, पॉइंट नंबर 2, अगर ये मान लेते हैं मेटल्स है और इस पर पीटा जाएगा तो क्या होगा? इनमें प्रसार होगा ना। तो कहा जाएगा डी ब्लॉक के तत्वों को पीटने पर, आघात करने से क्या होता है? उनमें प्रसार होता है। लिखो डी ब्लॉक के तत्वों को पीटने पर उनमें प्रसार होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को पीटने पर उनमें प्रसार होता है, प्रसार होता है। तथा डी ब्लॉक के तत्वों को पीटने पर उनमें प्रसार होता है, तथा उन्हें पीटकर उनसे तार भी खींचा जा सकता है।
तथा उन्हें पीट कर उनसे तार भी खींचा जा सकता है। बात सही है क्या जी? जितने भी मेटल के तार बने हुए हैं वो तो मेटल के है ना, जितने भी वायर पतले पतले बारीक बाल इतने पतले पतले उसमें बन जाते हैं, तो तार भी खींचा जा सकता है। क्लियर हुआ? अगला लोग शुरू पॉइंट नंबर थर्ड कहा जाएगा डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वह उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है। जैसे एल्यूमिनियम आसानी से पिघल सकता है जी, पिघल जाएगा ना। सोडियम को पानी में डालोगे ऐसे ही गल जाएगा। सोडियम पानी में जाते आग लग जाता है, जलने लगता है, वो गल जाता है, ऐसे ही है। लेकिन लोहा को पानी में डालो गल जाता है। टावर का एल्यूमिनियम का है? अरे देख लो भैया, हम टावर खड़ा एल्यूमिनियम का है। देख पा रहे उसका दिमाग स्थिति। घर पे जो बर्तन होता है एल्यूमिनियम का, होता है ना, कढ़ाई भगोना होता है, वो अगर गिरता तो फट से पचक जाता है। अच्छे से दबा कर अगर के मार दो तो पिचक जाएगा, टेढ़ा उसका आकार बदल जाएगा। और वही कढ़ाई होती है जो लोहे की होती है, उसको थोड़ा सा वैसे टेढ़ा करके देख लो, अजब बात कर रहा है। हथवा टेढ़ा हो जाएगा उसको टेढ़ा करने के चक्कर में। बात करें हम यहाँ पे भैया क्या बोल रहे थे हम, डी ब्लॉक के तत्वों का सुनो। डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। लिखो, डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। हो गया भैया? अब जैसे सुनो, मैग्नीशियम एक मेटल है Mg, उसको आग लगाओगे जलने लगेगा, फुलझड़ी की जैसा। जैसे फुलझड़ी जलाता है ना हम लोग दिवाली में, वैसे वो जलने लगता है। थोड़ा सा कॉपर पे जला के देखो, वैसे जलेगा? पिघलेगा ही नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है, वो जलने लगता है गर्म होकर। एल्यूमिनियम आसानी से पिघल जाता है। लेकिन वही बात करें हम कॉपर की, लोहे की, टीन की, इसमें बाकी सभी मेटल्स की, तो उनको आसानी से पिघलाया गलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए कहा जाता है इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला नंबर लिखा जाएगा, सुनो भैया, देखो अगला नंबर सुनो, पहले सुन लो। देखो जैसे कोई अभिक्रिया, जैसे N2 प्लस H2 मिलकर अमोनिया गैस बनाया जाता है NH3। इसमें जो इसका उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? Fe और MO होता है। ये किस ब्लॉक का है भैया? डी ब्लॉक का है। अगर हम बात कर लें, कई जगह पर ऐसा साबुनीकरण की क्रिया होती है, साबुनीकरण की क्रिया कराई जाए या वसा का कठोरीकरण कराया जाए, तो वहां पर Ni का इस्तेमाल किया जाता है, निकिल का। तो ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? डी ब्लॉक के। किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरकों का। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग को घटाना या फिर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देना? बढ़ा देना। यानी कोई अभिक्रिया अगर चल रही है तो इसका केवल काम यही होगा, या तो अभिक्रिया के वेग को घटाएगा या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। उत्प्रेरक समझ लो कैसे बाहरी लाइफ में कैसे होते हैं। जैसे दो व्यक्ति मौखिक झगड़ा कर रहे थे, अभी मौखिक चल रहा था, गर्मा गर्मी थी, तीसरा उत्प्रेरक की एंट्री होती है, वो अगर मार मार मार, मार उस बस उसका काम था तय कर निकल जाना। अब ये दोनों लेकर भिड़ गए आपस में, वो करके निकल गया अभिक्रिया कराकर वेग बढ़ाकर। अब ये नहीं कि वो भी भिड़ जाएगा उसमें, संगठन में उसका कोई काम नहीं है। सूत्र में उसका केवल काम था अभिक्रिया के वेग को घटाना या फिर अभिक्रिया के वेग को क्या करना? बढ़ा देना। ठीक है ना? एक ऐसा भी हो सकता है जो आपस में लोग झगड़ा भैया रहेगा, अगर झगड़ा करेगा तो सिर पट्टी उनका भी पटेगा, दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। झगड़ा करने से किसी का फायदा नहीं, वो छोड़ा देगा, कभी वेग को क्या कर देगा? घटा सकता है। अब ऐसा तो नहीं को दोनों पार्टी लेने जाएंगे उसके घर पे, मैं तुम्हारा छोड़वा दिया झगड़ा, चलो पार्टी तो, ठीक है ना? ऐसी बात तो है नहीं। यानी उसका काम है केवल अभिक्रिया को घटा देना या फिर बढ़ा देना, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते। लिखो,
डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुणों को प्रदर्शित करते। हो गया, अच्छी बात है। आगे लिखो, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, अगला नंबर 5वां, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो आवाज है रात को 11 बजे 1 बजे अगर आए, तुम सोए हो और उसी समय तुम्हारी नींद खुले और ये छम अगर आ गई तो फिर डर नहीं लगे, आ जाता है। तो फिर डर लगने लगेगा, आदमी का हालत खराब। नींद भी अगर आना चाहे तो नींद भी नहीं आ सकती जल्दी से। अच्छा, ये सुनने में अच्छा लग रहा बाहर छत्ते पर सोए हो, बाहर सोए हो, अकेले सोए हो और फिर रास्ते में चलो अगर इससे आवाज आ गई तो फिर अच्छा लगेगा। नींद नहीं लगेगी, कौन घूम रहा है रतिया को। अब वो में सियारो कहीं से बोल दिया गलती से। चलो भैया, कहा लिखे हम लोग, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। हो गया, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा गुण हो गया बोल दो एक बार हमको। पहला नंबर तो हम लोगों ने लिख लिया कि डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, पीटने पर ये फैलेगा, ठीक है ना, और उनसे तार खींचा जा सकता है, पीटने में फैलेगा, धातु की चमक पाई जाती है। पहला वाले में था मामला। दूसरा वाले में क्या था? तीसरा वाला में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, उत्प्रेरकी गुणों को प्रदर्शित करता है। हो गया, और अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। हाँ, अगला नंबर लिखो, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक, डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक, जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला नंबर, डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक, जटिल यौगिक का मतलब समझ रहे भैया, इसकी बात की जा रही है। ये वाला कंपाउंड कहीं ना कहीं तुम देखे होगी लिखा हुआ PPCl2NH3 का होल का ट्वाइस। ये जो बड़े कोष्टक वाला यौगिक है, इसी को जटिल यौगिक या संकुल यौगिक या इसी को मिश्रित यौगिक के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है, इसमें जो प्लैटिनम इस्तेमाल हुआ है, किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। तो अक्सर जितने भी जटिल यौगिक बनते हैं वह डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। छठवां नंबर, छठवां हो गया ना, सातवां नंबर, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बस यही बात नहीं कहनी थी, कह देने से पूरा चीज बढ़ जाएगा, पूरा विश्लेषण का। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हो गया, चलो भैया देखते हैं। एक बात समझ लो भैया, अगर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा गया तो आगे एक्सपेंड ही नहीं करता यह मामला। इतना कह देने से यह पूरा एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम संक्रमण तत्व को समझाने लग जाएंगे हम लोग। यही संक्रमण तत्व पेपर में कितनी बार आया पड़ा है, 3 नंबर का, कई तरीके से पूछा जाता है। 1-1 नंबर की भी परिभाषाएं पूछी जाती है, 2-2 नंबर की भी परिभाषाएं पूछी जाती है, 3 नंबर की लंबी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। क्या कैसे है, पहले तो संक्रमण जानेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है, फिर संक्रमण तत्वों को कितने प्रकार में बांटा गया वर्गों में, फिर संक्रमण तत्वों के गुण पढ़ा जाएगा, तो संक्रमण तत्व खत्म होगा। अब उतने से ही आएगा 3 नंबर का बात है। चलो भैया लिखो, हेडिंग लिखो, संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्व
संक्रमण तत्व नहीं, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन मेटल। बहुत अजीबो अमीर हालात है संक्रमण तत्वों को लेकर। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया है तुम लोगों को पूरा एकदम पूरा विस्तार से। जिस किसी ने नहीं सीखा होगा 11 का पढ़ाया जा रहा है, डेली अपलोड किया जा रहा है, वहां से जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकता फिर से। अगर भूल गया नहीं सीखा है तो क्या होगा भैया? संक्रमण तत्व का सिंपल सी बात है, वे तत्व, ध्यान से सुनो, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करे तो उसे डी ब्लॉक का तत्व हम कह देंगे। ये बात चली है ना? इन्हीं को डी ब्लॉक का तत्व कहा गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात कही जा रही है, क्या चीज? कि वे तत्व जिनके बाह्य उपकोश डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वह तत्व जिसके वायु उपकोश डी में क्या पाया जाए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो 40 है, कंफर्म तो है कि 40 के 40 का तो अयुग्मित नहीं पाया जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके वायु कोश क्या होंगे? भरे मिलेंगे हमको, ठीक है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है, सुन लो। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके वायु उपकोश डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वायु उपकोश डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। चलो देखो, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उनके वायु उपकोश, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उनके वायु उपकोश डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके वायु उपकोश डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। उसे संक्रमण तत्व कहते, उसे क्या कहते हैं? चश्मा ले लीजिए, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात है कि सर जी ऐसे कैसे मान लें? सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाइए, क्योंकि हम लोग तो हैं बिना विश्वास किए तो मानेंगे नहीं जी, ये माना जा सकता है। हाँ, Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, लुकेट बोर्ड पर 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d पर 10, 20 और 6, 26। आप बाबू के नियम से कर रहे हैं जी। ये हुंड का रहा कक्षक 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना हुआ? अयुग्मित है कि नहीं है? है। एक और कोई तत्व बता दो भैया, जैसे हम टीसी का कर देते, थोड़ा सा बढ़िया का 43 का टीसी का कर रहे हैं, क्या होगा? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6, 5s स्क्वायर, 5d। ये भैया 10, 20, 30, 38, 38 और 5 43 होगा। जरा गौर करना भैया, यहां पर ये तो सब आगे का भरा हुआ रहेगा ना जी। हमसे आगे से मतलब ही क्या? किसी में अयुग्मित रहे, हमसे मतलब किसमें है? परिभाषा के अनुसार डी से ना, कि वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके वायु उपकोश डी में क्या पाया जाए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। देखो भैया यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है,
1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला, अयुग्मित है तो 4 तो लिखे, गौर से देखो 5 हो गया, 5 हिज्जे वाला हो गया। कहां देख रहे हो, वो हिज्जे वाला हो गया, चला गया तो थोड़ा सा पहले ही। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। लेकिन एक बात बताना, हमने कहा कि ये अयुग्मित पाया जाएगा, इनको हम कौन सा तत्व कहेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। तो सर जी के बाद बताइए, क्या जेडेएन काम करेंगे? जेडेएन 30 का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d पर 10 डी का करके देखो लल्ला, 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरा भर गया ना। तो क्या यह संक्रमण कहलाएगा? डी ब्लॉक का तो है, लेकिन संक्रमण वाई कोष में डी आया, डी ब्लॉक का तो है। देखो कहने के लिए लोग कहते थे कि डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व है, सरासर गलत है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक में उपस्थित कुछ तत्व संक्रमण तत्व हैं, कुछ ऐसे हैं जो सामान्य तत्वों के जैसा व्यवहार करते हैं, वो संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण का बस एक ही गुण है पहचानने का, इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाए और वायु कोष में क्या आ जाए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर वायु कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह संक्रमण तत्व। आप तुमको बता देते हैं, कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, वे है कॉपर, और कॉपर पर 1+, कॉपर पर 2+ संक्रमण हो जाएगा। ये है फर्स्ट ए श्रेणी का तत्व, ठीक है ना। सेकेंड सॉरी फर्स्ट बी, और सेकेंड बी जो श्रेणी के तत्व है उसमें है जिंक है, सीडी है, एचजी है, सीएन है। ये सारे के सारे जो तत्व हैं, चाहे सामान्य अवस्था में हो चाहे आयनिक अवस्था में हो, जेडीएन पर 2+ हो, सीडी पर 2+ हो, एचजी पर 2+ हो, सीएन पर 2+ हो, यह सभी अवस्थाओं में कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो बस इतना याद रखना है, ये 4 और एक या 5 तत्व कैसे भैया? सामान्य तत्व है। तो टोटल कितने बच गए संक्रमण तत्व? 35। टोटल तत्वों की संख्या डी ब्लॉक में कितनी है? 40 है। 40 में ये 5 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्वों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 35, ठीक है ना। अभी नोट में लिखवाएंगे इसको यहां से यहां तक। चलो पहले ये एग्जाम्पल उतार फटाफट। नोट लिखा जाए जी, नोट नंबर पहला NOT, नोट नंबर पहला। देखो भैया, मिटा दें इसको, जाने दो, लड़के को कहे हतोत्साहित कर रहा। ये भैया सुनो, कॉपर के 3 आयन पाए, 2 आयन पाए जाते, कॉपर हो गया, कॉपर पर प्लस हो गया, और कॉपर पर 2+। कॉपर के 2 आयन, Cu पर प्लस और Cu पर 2+। थोड़ा करके देखते हैं भैया, कॉपर का 29 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो यहां पर कितना होगा जी? 9। लेकिन कॉपर तो अपवाद है सर जी, अपवाद है तो हेजा होगा 1, और यहां पर होगा कितना? 10। 10 का मतलब 1 2 3 4 भर गया। एस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यस में मिला 1। Cu पर प्लस का मतलब सर जी 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s और 3d। बताओ 1+ का मतलब बाय कोष से 1 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे ना, आखिरी कोष क्या 3d है? आखिरी कोष क्या 3d है? अरे जी ऐसे मुंह हिला रहा था जरा। अरे गधा 4 में है आखिरी, आखिरी कोष कौन सा है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद कौन आएगा? चौथे। तो आखिरी कोष से उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो 1 यहां से घट जाएगा तो 0, लेकिन यहां पर कितना बचा? 10। 10 का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब Cu पर 2+ क्या करते हैं जी?
1s² 2s² 2p/6 3s², 3p/6 4s और 3d। ये भैया कितना घटाना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां से एक घटेगा पहले आखिरी कोष में से, आखिरी कोष खत्म 4, तब किसमें से घटाएंगे? 3। 3 का आखिरी कोष कौन सा है? 3d है बाहरी कक्षा, तो d में से कितना घटेगा? 1 घटेगा ना, तो यहां पर 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9, और 9 बचेगा तो जरा बताना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितना दिखा हम लोगों को? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 1। इसमें क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 0। जरा गौर से देख के बताओ कौन इसमें संक्रमण है, कौन इसमें संक्रमण नहीं है? कौन इसमें संक्रमण है, कौन इसमें संक्रमण नहीं है? परिभाषा के अकॉर्डिंग किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए? परिभाषा के अनुसार किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए? डी में, ना कि एस का नहीं है। मतलब भले किसी में अयुग्मित हो, हमें अयुग्मित किसमें मिलना चाहिए? बाहरी उपकोष डी में। तो क्या इस और इस वाले में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला? नहीं। तो यह दोनों कैसे हैं भैया? सामान्य। सामान्य तत्व है, लेकिन यहां पर डी में क्या पाया गया? अयुग्मित। तो इसलिए कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। परिभाषा ही सब कुछ है। वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आखिरी उपकोष डी में और डी में क्या पाया जाए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो वह संक्रमण तत्व कहलाता है। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वह संक्रमण तत्व कहलाएगा ही नहीं। कथुआ से दिक्कत हो रहा? हाँ, हमें से एक घटा, आखिरी से एक घटा। हेजे से 2 होता तो 2 घटता ना, लेकिन 2 हैया कहाँ है? हेजा ये क्या है? सीयू है, अपवाद है ना? अपवाद है तो तुम कहा है 2 करके घटाना चाह रहे हो? 2 और 9, पहले इसको सही करोगे तब तो घटाओगे ना भैया। सीयू क्या इतना जल्दी भूल जाओगे तुम लोग? इलेक्ट्रॉन में को दिन हुआ बताए हुए जी। कॉपर अपवाद है, आधा से अधिक है, क्या करना चाहेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गलत है ना। इसको सही करेंगे तब तो प्लस या माइनस करेंगे। पूरा करना चाहेगा, पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया? 1 10। 1 कौन दे देगा? एस दे देगा। 1 हो गया। अब ना घटाएंगे, प्लस या माइनस करेंगे। 1 प्लस है तो बाहरी कोष 4 में से 1 घट गया। 2 प्लस है तो चौथे में से 1 घट गया और तीसरे में से 1 घटेगा। अब तुम्हें लग रहा है कि सही है, ये 2 करके जो 9 हुआ वही तो सीधे 2 घटा के खत्म कर दी। काहे सीधा सीधा करते हम? क्लियर मामला समझ आया जी? दिमागवा तो एकदम बेच खाए हैं सब। 4s पर 1, 3d पर 10 है ना? कब प्लस लिखा था? 2 प्लस में से जैसे कब घट गल? 1 घट गल, कितना बच गल प्लस? 0। और ये और बचे ना घटाने के लिए, तो कितने घटाएंगे? आखिरी तक घटेंगे। तो 10 में से कितना घटेगा? 1। तो कितना बचेगा? कैसे दिखाना पड़ेगा? 10 - 1 बराबर 9 बचेगा ना। तो 10 में से 1 घट गया, कितना बच गया? 9। समझ में आई बात? बस वो बात यहाँ पर हमने बताया। एक यहां से घट गया और एक यहां से घट गया। अगर रेजा 2 होता तो 2 यही से घट जाता पूरा का पूरा एक ही बार में। क्लियर हुआ? तो क्या समझ में आया भैया कि ये जो तत्व है Cu और Cu पर प्लस यह सामान्य है और बाकी Cu पर 2 प्लस कैसा है? संक्रमण है। तो परिभाषा लिखने के लिए 5-6 लाइन छोड़ दो, एग्जाम्पल उतार लो, कल परिभाषा लिखवा देंगे। फिर से मैं एग्जाम्पल लिखवा, क्या लिखना है सुनो, चाहे तो खुद से होमवर्क में लिख लेना। सो कहेंगे कॉपर के 2 आयन Cu पर प्लस और Cu पर 2 प्लस होते हैं। कॉपर के 2 आयन Cu पर प्लस और Cu पर 2 प्लस होते हैं, जिसमें कॉपर और कॉपर पर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिसमें कॉपर और कॉपर पर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वायु उपकोष डी में
कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए कैसा तत्व है, सामान्य तत्व होता है। जबकि Cu पर 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए कैसा तत्व है, संक्रमण तत्व। इतना लिखना था, दिखाना। फिर से रिपीट कर दें, कहेंगे कॉपर के 2 आयन Cu पर प्लस और Cu पर 2+ होते हैं। कॉपर और कॉपर को प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वायु उपकोष डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए यह कैसे होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं। जबकि कॉपर पर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके वायु उपकोष डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए कैसा तत्व है, संक्रमण तत्व है। यह बात लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिखा दोगे, हो गया। दैट्स इट। क्लियर।